नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 12वीं क्लास की पुस्तक है भारत का इतिहास, उसका पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें अभी 7वां पार्ट है आज, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित टॉपिक हैं। और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि त्रिपिटक किससे संबंधित है, सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया था उसका, और बौद्ध धर्म से संबंधित। इसके अलावा आज आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा नगर, वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि हड़प्पा नगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है। रेट में आपके क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिएगा, कुछ विद्यार्थी जो हैं वो कह रहे थे सर इनमें जो क्वेश्चन जो आप ले रहे हो ऐप पर, रीट एसएसटी टेस्ट सीरीज वाले, तो उसमें 11वीं 12वीं के क्वेश्चन भी शामिल कर दो। देखिएगा, ये वो प्यारे प्यारे विद्यार्थी हैं जो कभी भी किसी भी वीडियो को पूरा नहीं सुनते, कभी नहीं सुनते, वरना ये क्वेश्चन नहीं होता। जिस दिन मैंने यूनिट वाइज टेट से शुरू किए थे, उसी दिन मैंने उस वीडियो में कहा था कि इसमें मैं 11वीं 12वीं की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी का भी इनसे संबंधित महत्वपूर्ण मैटर, जो भी क्वेश्चन और इसके अलावा जो ऑथेंटिक किताबें हैं, उन सब का मैटर इंक्लूड करके यहां उपलब्ध करूंगा, जो यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज है। तो 1300 क्वेश्चन तो आपके हो जाएंगे यूनिट वाले, और क्योंकि आपके एसएसटी में 13 यूनिट हो गई अब। इसके अलावा इन 13 यूनिट के सम्मिलित रूप से, यानी 5 पेपर जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो 500 क्वेश्चन वो हो जाएंगे। इन 1800 क्वेश्चन में ऑलरेडी मैं इन क्वेश्चनों को शामिल कर चुका हूं, यानी जो भी आपके पेपर आपके सामने आते जाएंगे तो वो इनमें से भी शामिल मैटर होगा। जैसे मैंने आपका यूनिट फर्स्ट का टेस्ट पेपर लिया था सिंधु घाटी सभ्यता वाला, तो उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो है वो इमारत कौन सी है। उसका सही उत्तर था अनागार। तो वो क्वेश्चन मैंने आपको यहीं से दिया था, इसी चैप्टर से। तो इसलिए कोई भी वीडियो देखते हैं तो देखिए हमेशा उसको पूरा देखिए। मुझे आपसे कहीं अधिक मैं सोचता हूं इस विषय में कि आपको क्या बेहतर दिया जाए, वरना शुरू में जब टेट सीरीज चलाई थी तो ओनली 6 से 10th का था आरबीएससी का। उसमें मैंने 1 से 13 यूनिट के भी इंक्लूड कर दिए ऑनलाइन फॉर्मेट में। इसके अलावा 500 क्वेश्चन और इंक्लूड कर रहे हैं ताकि आप में और निखार आए। तो इनमें सब चीजें मैं ऑलरेडी इंक्लूड कर चुका हूं। तो समझदार विद्यार्थी है वो चीज को फॉलो करता है, और जिन्हें तैयारी नहीं करनी होती वो केवल हमेशा उनके क्वेरी रहती है। और ये तो देखिए बहुत कम विद्यार्थी होते हैं जो किसी वीडियो को पूरा देखते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था 500 क्वेश्चन वाला कि कंप्लीट पेपर होंगे, 8.5 मिनट का वीडियो था वो, उसका एवरेज वॉचिंग टाइम आया है 2 मिनट। उसको 20,000 विद्यार्थियों ने देखा है, एवरेज वॉच टाइम 2 मिनट का है। तो आप देख लीजिए कि अधिकतर ने 90% ने उसको कैसे देखा होगा। और ये वीडियो भी जो एजुकेशन के मैं बना रहा हूं, 30 से 35 मिनट का एवरेज टाइम होता है जो इन वीडियो का, और वॉचिंग टाइम मेरे पास जो एवरेज आता है वो आता है 4 से 5 मिनट। तो आप देख लीजिए कि कितने विद्यार्थी होंगे जो इन वीडियो को भी पूरा देखते होंगे। वो हर जगह उनके क्वेश्चन ही रहते हैं जिंदगी भर, हमारी जिज्ञासाएं जिज्ञासाएं, क्वेरी क्वेरी क्वेरी, और ओवर एज भी हो जाते हैं वो, उनकी क्वेरियां कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि पढ़ने में जोर आता है, फालतू की क्वेरी क्वेरी में कोई जोर नहीं आता। तो समझदार विद्यार्थी होता है वो फॉलो करता है, और बाकी जो नहीं समझदार होता वो फालतू हमेशा क्वेरी करता है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की कला, लिपि और विज्ञान। यहां की सभ्यता से प्राप्त अवशेषों में पत्थर की मूर्तियां, मणके, मृदभांड, मोहरे, कांस्य मूर्तियां और पात्र यहां की कला के उत्कृष्ट प्रमाण हैं। यहां से सेल खड़ी की योगी मूर्ति मिली है। नर्तकी की कांस्य मिट्टी। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, मुझे एक चीज याद आई। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जो आपके एग्जाम में थे, उसमें मैंने जीके यानी उस वक्त समसामयिक जीके के जो वीडियो बनाए थे, तो उन सभी वीडियो को मिलाकर के मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना दिया था, लगभग 55 मिनट के आसपास का बना था वो। और उसमें से जो आपके जीके के 2 पेपर हुए थे, तो उसमें जो यानी जो अलग अलग विषय के विद्यार्थी थे, तो इस प्रकार से जीके के 2 पेपर थे। उसमें एक पेपर में तो 8 क्वेश्चन आ गए थे 10 में से, और दूसरे में शायद 6 या 7 क्वेश्चन के आसपास थे। लेकिन उन वीडियो का भी, उस 55 मिनट के वीडियो का भी मेरे पास एवरेज वॉच टाइम था 13-14 मिनट बस। और जब एग्जाम हो गया फिर अचानक इसका वॉचिंग टाइम फिर बढ़ा,
क्योंकि उन्होंने सुना होगा कि जो सर ने वहां पढ़ाया था उसमें से बहुत क्वेश्चन आए, तो फिर वापस आकर के देखते हैं कि अच्छा वास्तव में आए हैं। तो किसी भी टीचर को अगर फॉलो करते हैं तो पूरी तरह फॉलो करें। अगर वास्तव में सक्सेस प्राप्त करनी हो, कभी भी उसको ज्यादा सलाह नहीं देनी चाहिए टीचर को, ऐसे कर दो वैसे कर दो। यहां से सेल खड़ी की योगी मूर्ति मिली है, नर्तकी की कांस्य और मिट्टी दोनों की मूर्तियां मिली है। अब देखिएगा, इसमें सेल खड़ी जो है ये क्या है, ये क्वेश्चन पहले भी आया है और मैंने यूनिट वाइज जो टेस्ट पेपर दिए हैं उसमें भी ये टर्म कहीं आया था। देखिए, कहीं तो इसको मिट्टी के पर्याय के रूप में, जैसे अलग अलग मिट्टी होती है उस रूप में लिया जाता है। सेल खड़ी होता क्या है, सफेद रंग का एक सॉफ्ट, यानी जो सॉफ्ट मतलब मुलायम आप कह सकते हो, पत्थर टाइप होता है। तो उससे संबंधित जो उससे बनी हुई मूर्ति होती है उसको सेल खड़ी कहते हैं उसको। नर्तकी की कांस्य और मिट्टी दोनों की मूर्तियां मिली है। तो नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, यह आपसे पूछ सकता है। कांस्य मूर्ति की ऊंचाई 11.5 सेंटीमीटर है। मरण मूर्तियों का विशाल भंडार उस समय की विकसित मूर्ति कला का प्रतीक है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कुबड़दार बैल की मूर्तियां भी कला का प्रतीक है। मुहरों पर किए गए चित्रण से हमें यहां निवासियों की चित्रकला के प्रति रुचि की जानकारी मिलती है। तो यह पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। तो ये देखिएगा, आपके सामने चित्र है, बैल की आकृति है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, मुहर पर स्वस्तिक। तो थोड़ा सा ये चित्र इसलिए है कि आपको ध्यान में रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता से क्या क्या मिला है। ये कांस्य की मूर्ति बहुत फेमस है, बहुत लोकप्रिय है। ये बैल की आकृति, ये मुहर पर जो स्वस्तिक का चिन्ह, ये मिट्टी की मूर्ति है मोहनजोदड़ो की, और ये मिट्टी का पात्र। तो ये सब मिट्टी के पात्र वगैरह बने हुए हैं, मिट्टी का प्रयोग होता था। और मिट्टी तो मिट्टी होती है, मिट्टी की बात ही अलग होती है। अब जैसे मान लीजिए आप घर पे दाल वगैरह बनाते हैं, तो हमारे घर पे जैसे आज भी मान लीजिए दाल बनाते हैं, तो एक छोटी सी हांडी जो है उसमें दाल बनाते हैं। वो धीरे धीरे उसको मंद आंच पे जो है वो करके, और उसको वैसे रख देते हैं मंद आंच पे, और वो धीरे धीरे वो दाल बनती है। तो उसका जो है वो स्वाद अलग ही होता है। तो मिट्टी के बर्तनों के अंदर बनी हुई चीज जो होती है उसका अलग ही टेस्ट होता है। पहले गांव में देख लीजिए आप, और आज भी गांव में जो है वो ज्यादातर मिट्टी के बर्तन का यूज करते हैं। दूध गर्म करना हो, राबड़ी बनानी हो, सब्जी वगैरह, हालांकि उसमें चलो वो जो सब्जी वगैरह बनाते हैं उसमें तो वो बर्तन दूसरा काम में लेते हैं, लेकिन नॉर्मली जैसी चीजों में आज भी ये प्रयोग किए जाते हैं। सिंधु लिपि का विश्वसनीय है, और इस सभ्यता से जो मुहरें प्राप्त हुई है उनके अग्र भाग पर पशु का अंकन संक्षिप्त लेख उत्कीर्ण है। पीछे एक घुंडी बनी हुई है जो संभवतः टांगने के काम आती थी। तो यह है, सिंधु लिपि का विश्वसनीय अध्ययन अभी तक नहीं हो सका है। मुहरों पर अभी तक 2500 लेख उपलब्ध हो चुके हैं। 17 अक्षर का सबसे लंबा और बड़े अक्षरों का अभिलेख धोलावीरा से मिला है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट हो गया कि 17 अक्षर का सबसे लंबा और बड़े अक्षरों का अभिलेख धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। तो यह वाला पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। यहां की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है। तो सिंधु लिपि जो है इसको पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन फिर भी लिपि तो थी उनकी। और 17 अक्षर का सबसे लंबा व बड़े अक्षरों का अभिलेख जो है वो धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। अब जैसे जो अशोक के अभिलेख वगैरह थे तो उनको तो पढ़ने में सफलता मिल गई थी। इनका आज भी प्रयास जारी है कि ये क्या लिखा होता था इनकी लिपि में। अब जैसे ये अक्षर तो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये तो आप पहचान सकते हो कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन अब ये लिपि जो आपके सामने लिखी हुई है इधर, अब इसको कैसे पहचानोगे आप? तो कोशिश इनमें जारी है। जिस दिन इनको पढ़ने में सफलता मिल जाएगी, फिर देखिए और भी कितनी बातें हैं जो आपको पता चलेगी। विज्ञान की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में गणित की संख्याओं के लिए प्रतीक चिन्ह थे। गुणा और योग जैसे अंक गणितीय प्रक्रियाओं से यहां के निवासी परिचित थे। उत्खनन से ऐसे पदार्थों के अवशेष मिले हैं जो संभवतया औषधि के रूप में काम आते थे। तो कालीबंगा व लोथल से खोपड़ी के अवशेष मिले हैं।
कालीबंगा से प्राप्त बालक की खोपड़ी पर 6 छेद हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है, ऑपरेशन जिसको आप कह सकते हो। तो इसमें कुछ छेद भरे गए प्रतीत होते हैं, ये खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के संकेत देते हैं। तो आप देख लीजिए कितने एडवांस लोग थे उस समय। धातु विज्ञान के तथ्यों से भी परिचित थे, धातु की ढलाई और उपकरण निर्माण की विकसित विधि से भी वे परिचित थे। धातु वगैरह है, धातु जैसे मान लीजिए कोई धातु है उसको गर्म करके, अब जैसे मान लीजिए सोना है, तो सोना सीधा जैसे आता है वैसे प्रयोग थोड़ी होता है। सोने को पहले गलाया जाता है और फिर जो भी आभूषण या कुछ भी बनाना होता है तो उस आकार में उस चीज को गढ़ा जाता है। तो ये लोग इस चीज से परिचित थे कि किस प्रकार से धातु की ढलाई और उपकरण निर्माण की विकसित विधि से परिचित थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी का कांस्य मूर्ति, देमाबाद से रथ की आकृति इसके प्रमाण है। मिट्टी के बर्तन कुम्हार के चाक पर बनाए जाते थे। पकाने के लिए 2.1 मीटर की भट्टियों के अवशेष मिले हैं और पकाने के बाद गेरुआ रंग करके तुलिका से काले रंग की डिजाइन बनाई जाती थी। तो इसमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति और देमाबाद से रथ की आकृति, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए दोनों महत्वपूर्ण है कि नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहां से, मोहनजोदड़ो से, और देमाबाद से रथ की आकृति तो वो देमाबाद से, और मिट्टी के बर्तन है वो कुम्हार के चाक पर बनाए जाते थे। तो ये मेन पॉइंट है इसमें। इसके बाद में आती है आर्थिक उपलब्धियां। सिंधु घाटी सभ्यता के वासियों की उन्नत कृषि व्यवस्था, पशुपालन, उद्योग धंधे और आंतरिक और बाह्य व्यापार के प्रमाण मिले हैं। नवीन साक्ष्य से संकेत मिले हैं कि इस सभ्यता के लोग घोड़े से भी परिचित थे। हालांकि देखिए ऐसा, अब यह भी बहुत बड़ा डाउट है इसमें कि, खैर पहले इसको पूरा करते हैं ये लाइन को। सुरकोटड़ा और रणगुंडई से घोड़े के अवशेष मिले हैं। S.R. राव के अनुसार रंगपुर व लोथल से घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां मिली है। डॉक्टर V.S. बाकणकर के अनुसार कच्छ सरस्वती नदी शोध अभियान के दौरान सरस्वती नदी के तट पर स्थित अनेक स्थानों से घोड़ों की अस्थियां मिली हैं। अब ये वाला जो पॉइंट है घोड़े वाला, इस पर आज भी डाउट है और कई कहते हैं कि घोड़े के अवशेष मिले भी तो हैं, तो वो कौन से समय के हैं। भाई हो सकता है उस समय के पर्टिकुलर सिंधु घाटी सभ्यता के उस समय के ना हो, बाद में जैसे आर्य वगैरह आए थे, जो वैदिक सभ्यता है आपकी, तो क्या हो सकता है उस समय के हो। और वैदिक सभ्यता से जस्ट पहले जो कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, और जो आर्य है वो अपने साथ घोड़ा लाए थे। उसमें कोई डाउट नहीं है कि जो आर्य आए थे वो अपने साथ घोड़ा लाए थे और घोड़े से बहुत अच्छे से परिचित थे, घोड़े का बहुत प्रयोग होता था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता है तो कुछ कुछ स्थानों पे कुछ चीजें मिली हैं। तो फिर इसमें इतिहासकार ये भी कहते हैं कि फिर क्या पर्टिकुलर एक ही स्थान के लोग घोड़े का प्रयोग करते थे। तो इसमें सुरकोटड़ा का नाम ज्यादा हमेशा लिया जाता है रणगुंडई की, यहां से जो है घोड़े के अवशेष मिले हैं। लेकिन आज भी देखिए इस पर जो है वो डाउट है, क्योंकि घोड़ा कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि किसी एक के पास हो या किसी दो के पास हो। भाई कोई चीज जैसे मान लीजिए हर जगह मिल रही है, अब कोई बकरी है, अब बकरी के अवशेष आपको हर जगह से मिलेंगे तो यही हो जाएगा ना कि हाँ बकरी तो थी। अब किसी एक दो जगह से बकरी के अवशेष मिल जाए और क्या साहब उस समय के लोग बकरी से परिचित थे, भाई बाकी स्थानों के लोग भी तो होने चाहिए। पूरा सिंधु घाटी सभ्यता 13 लाख, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता, पाकिस्तान अफगानिस्तान तक जाई हुई, इधर भारत में आई हुई, इतनी विशाल सभ्यता के अंदर केवल कुछ एक दो स्थानों से मिलना, तो थोड़ा सा इस चीज को डाउट में है, आज भी है। और सामान्यतः आज भी यही माना जाता है कि उस समय के लोग जो है वो घोड़े से परिचित नहीं थे। अब बाकी ये शोध जारी है, आगे भविष्य में क्या होता है क्या नहीं होता है, तो कह रहे हैं कि संकेत मिले हैं, तो देखते हैं धीरे धीरे। इसके बाद में है उन्नत कृषि कार्य। अनेक स्थानों से प्राप्त विशाल अनागार संकेत देते हैं कि अन्न उत्पादन अच्छी मात्रा में होता था। उत्पादन से ही महानगरीय व्यवस्था का विकास हुआ। मुख्य उत्पादन गेहूं, जौ, मोटे अनाजों में ज्वार, दाल, मटर, रागी, सांबा आदि का उत्पादन होता था। तो ये अनाज वगैरह जो है उसमें उगाते थे, गेहूं है, जौ है, मोटे अनाज ज्वार है, दाल, मटर, रागी, सांबा। कपास, खजूर, तिल, चावल का भी उत्पादन होता था। जुताई के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग होता था।
अब ये लकड़ी के हल का क्यों प्रयोग करते थे? क्यों? क्योंकि इस समय के लोग जो हैं वो लोहे से परिचित नहीं थे। आप जानते हैं कि जो लोहे का जो खोज होती है लोहे की, वो लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास का समय माना जाता है। ये एक एवरेज समय मानते हैं कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास जो है वो किसकी खोज हुई थी? लोहे की खोज हुई थी। तो इस समय परिचित नहीं थे। प्राक हड़प्पा कालीन कालीबंगा से आड़ी व तिरछी हल रेखाओं से जुता हुआ खेत जो है वो हमें मिला है, जो कि दोहरी फसल का संकेत देता है, यानी दो फसलें एक साथ उगाई जाती थी। फसल कटाई तांबे के हाशिए और पत्थर के फलक से की जाती थी, जो कि लकड़ी के हत्थे पर लगा होता था। तो ये इसलिए करते थे क्योंकि उस समय लोहा नहीं था, लेकिन इन लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। देखिए, एक तो होता है खोज करना और एक होता है आविष्कार करना। खोज उसकी होती है जो पहले से उपलब्ध हो। अब कई भोले वाले बच्चे होते हैं, उनको इनका अर्थ नहीं पता होता, वो दोनों को एक ही समझ लेते हैं। खोज जो उसका मतलब है कि जो पहले से कोई चीज है लेकिन उसको अब हमने खोजा है कि अच्छा ये भी है, जैसे लोहा। और आविष्कार वो होता है जिसमें नई चीज का एक निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए बिजली है, तो बिजली का आविष्कार है। बल्ब है, बल्ब का आविष्कार है। टेलीफोन है, टेलीफोन का आविष्कार हुआ है। तो ये आविष्कार होते हैं। फिर आता है उद्योग व्यवसाय। यहां से उत्खनन में तांबे व कांसे से निर्मित कलाकृतियां मिली हैं। ताम्र उपकरणों में मछली पकड़ने के कांटे। तो यानी इस समय लोग जो है वो मछली भी खाते थे, मछली खाने के शौकीन थे। आरिया, तलवारें, दर्पण, छेनी, चाकू, भालागर, बर्तन आदि मिले हैं। तो ये उस समय के हैं ये औजार वगैरह। कांसे के प्रसिद्ध गणेश्वर की मूर्ति, बैल, कुत्ते व पक्षियों की कलाकृतियां मिली है। कांसे की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति, बैल, कुत्ता, पक्षियों, इनकी कलाकृतियां मिली है। इससे स्पष्ट है कि यहां धातु उद्योग विकसित था। और ना केवल विकसित था बल्कि इनका व्यापार भी होता था दूसरी सभ्यताओं के साथ में। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला से परिचित। अब देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछता है वो कई बार इसमें साथ में दे देगा लोहा। वो मैन यही फंसाने की कोशिश करता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगर लोहे से परिचित होते तो फिर वो कभी भी ये जैसे तांबे केर, पत्थर केर, ये जो है लकड़ी के हल का प्रयोग, ये कभी नहीं करते वो। और जब लोहे की खोज हो गई तो उसके बाद तो लोहा ही लोहा था हर जगह। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला से परिचित थे। मणके निर्माण का उद्योग भी विकसित था। इनसे बने आभूषण इस सभ्यता की कला के श्रेष्ठ उदाहरण है। लोथल व चहु दड़ों से इसके कारखाने मिले हैं। तो मिट्टी के बर्तन का जो बनाने की कला है उससे भी परिचित थे। मणके निर्माण का उद्योग वो भी विकसित था। ये मनके सोने, चांदी, तांबे, पीली मिट्टी, सेलखड़ी, कीमती पत्थर, सीपी, शंख आदि के बनाए जाते थे। इस सभ्यता से लगभग 2500 मोहरें मिली है जो अधिकांशतः सेलखड़ी से बनी है। तो ये लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है इसमें कि इस सभ्यता से लगभग 2500 मोहरें मिली है जो अधिकांशतः किससे बनी है? सेलखड़ी से बनी है। इन पर पशुओं यानी एक सींग का पशु, ये एक सींग वाला, देखिए एक फिल्म आई थी मोहनजोदड़ो के नाम से ही आई थी। हीरो कौन था? ऋतिक रोशन। वो मोहनजोदड़ो फिल्म है, उसको आपको वैसे देखना चाहिए, आपको अच्छा ही लगेगा क्योंकि इतिहास से जुड़ी हुई चीज है। तो काफी अच्छी चीजें लगेगी आपको, किस तरह से व्यापार होता था, कैसे लोग सामान बेचने के लिए मोहनजोदड़ो जाते थे। तो कई स्थानों के नाम भी उसमें लिए जाते हैं। उसमें ऋतिक रोशन को एक पशु बार बार दिखता है सपने में। तो वो कौन सा था? वो एक सींग का पशु होता है जो उसको बार बार दिखाई देता है। तो बाघ, हाथी, सांड, गेंडा, पेड़ पौधे, मानव आकृति आदि के चित्र हैं जो हमें उस समय मानव गतिविधियों और धर्म का, तो ये देखिए चीजों से परिचित थे लोग, के संकेत देते हैं। यहां देखिए इस चीज का भी सारा, जैसे ये जो घोड़े वाला आया था तो इसमें भी कई इतिहासकार ये भी कहते हैं कि हमें जैसे ये जो सांड, ये गेंडार, ये बैल,
ये बाघ, इनके हमें क्या मिलते हैं, चित्र मिलते हैं। लेकिन घोड़े का चित्र जो है वो कहीं इस तरह से जो है नहीं मिला है। तो थोड़ा इस वजह से भी वो है, हालांकि अभी जैसे घोड़े की कोई मूर्ति वगैरह मिट्टी की मिली है, लेकिन वो उतने ठोस प्रमाण के रूप में नहीं है कि उस समय के बारे में बिल्कुल क्लियर कट घोड़े के बारे में कह सके। हालांकि शोध जारी है, कुछ इस तरह की चीजें मिल रही है, तो वो धीरे धीरे भविष्य के गर्त में है कि क्या है। इस समय का वस्त्र उद्योग भी उन्नत था। कपास की खेती के व वस्त्रों के प्रमाण मिले हैं। कताई बुनाई की तकलिया व तकवे भी मिले हैं। मतलब जिनसे बनाते थे ये तकलिया और तुकवे, ये कताई बुनाई, और कपास की खेती के और वस्त्रों के प्रमाण मिले हैं। तो आप देख लीजिए कितने उस समय लोग कितने विकसित थे। व्यापार वाणिज्य, इस समय आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों ही उन्नत अवस्था में था। ताम्र खनिक रत्न उपरत्न और धातु निर्मित सामग्री, ताम्र पात्र उपकरण आभूषण आदि का व्यापार होता था। संभवतः तांबा राजस्थान के गणेश्वर से, ये गणेश्वर जो है सिक्कर में कांतली नदी, यहां से भी औजार मिले हैं मछली पकड़ने के। तो तांबा राजस्थान के गणेश्वर थे, और गणेश्वर जो है वैसे इसको क्या कहते हैं, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं गणेश्वर, क्योंकि ये बहुत प्राचीन है ये तांबा वाला, तो इसलिए इसका महत्वपूर्ण है। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, तो वो है गणेश्वर। और कई बार आता है ताम्र नगरी, वो है आहड़। ये थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। सोना मैसूर से, चांदी ईरान और अफगानिस्तान से, और मणकों के लिए कीमती पत्थर गुजरात और महाराष्ट्र से मंगाए जाते थे। मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध थे। तो आप देखिए ऐसा लगता है जैसे आज का कोई व्यापार हो। इसकी जानकारी मेसोपोटामिया से प्राप्त एक अभिलेख से होती है। और सिंधु वासियों के लिए मेलुआ शब्द का प्रयोग हुआ है। यह मैंने आपसे जो फर्स्ट यूनिट का टेस्ट पेपर आपसे लिया था वहां मैंने इस टर्म को दिया था। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इसकी जानकारी मेसोपोटामिया से प्राप्त एक अभिलेख से होती है। सिंधु वासियों के लिए किसका प्रयोग करते थे, मेलुआ शब्द का प्रयोग करते थे। अब ये कई बार ऑप्शन ऐसे घुमा घुमा के देता है कि मेलुआ शब्द से अर्थ उस समय लिया जाता था, किस चीज के लिए प्रयोग होता था, एक उस समय का आभूषण जो महिलाएं पहनती थी, या उस समय लोगों के द्वारा व्यापार के लिए किया जाने वाला एक कर। इतने लुभाने लुभाने वाले ऑप्शन देगा कि विद्यार्थी वहीं डह जाता है, उसको लगता है बस यही होगा। जब पढ़ा नहीं होता वो क्वेश्चन, तब लुभावने लुभावने ऑप्शन सही करके आते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। मेसोपोटामिया के विभिन्न नगरों से सिंधु सरस्वती सभ्यता की लगभग 24 मोहरें मिली है। लोथल से एक बटन के समान गोलाकार मोहरें मिली है। ऐसी मोहरें बहरीन द्वीप, फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया के उपनगर से मिली हैं। व्यापार के लिए वस्तुओं के विनिमय और माप तोल की एक निश्चित व्यवस्था थी। प्राप्त अवशेषों के आधार पर बाट के आकार घनाकार और गोलाकार थे। तो घनाकार, घन आकृति जो होती है, अब मेरी पेंटिंग बहुत खतरनाक है। मैंने आपको कहा था कि मुझे सांड बनाना होता है, हाथी बन जाता है। तो ये अब घन आकृति जो होती है, और गोल आकृति बनाना आसान होता है, ये ऐसे बना दो। ये वाला डायग्राम अच्छा बन जाता है, गोल वाला। ये चट, जैसार और अगेट के बने होते थे। बाट एक श्रृंखला में क्रमशः बढ़ते क्रम में 1 2 4 8 16 32 64 तक होते थे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और ये चट, जैसार, अगेट हैं, जैसे अलग अलग पत्थर होते हैं। अब अगेट है तो इसको गोमेद भी कहते हैं हिंदी में। तो इनसे जो है वो बाट बनाए जाते थे। तो कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रखी है इन्होंने। सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से हमें जानकारी मिलती है कि उस समय के समाज में शासक और महत्वपूर्ण कर्मचारी वर्ग, सामान्य वर्ग, श्रमिक वर्ग और कृषक वर्ग था। शासक व महत्वपूर्ण कर्मचारी वर्ग गड्डी में, और अन्य वर्ग के लोग जो है वो नगर के भाग में रहते थे।
समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी परिवार। मात्र देवी की मिट्टी के प्राप्त मूर्तियों से समाज में नारी का महत्व व परिवार के मात्र सत्तात्मक होने की जानकारी मिलती है। तो मिट्टी से जो प्राप्त मूर्तियां हैं, मरण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियों को कहते क्या है? मरण मूर्तियां। इसका मतलब ये होता है मिट्टी की मूर्तियां। मरण माने मिट्टी। तो मात्र देवी की मिट्टी की प्राप्त मूर्तियों से समाज में नारी का महत्व व परिवार के मात्र सत्तात्मक होने की जानकारी मिलती है। सूती वस्त्रों के प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ के स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण प्रेमी थे। तो पुरुषों को भी आभूषण पहनने का शौक था। मनकों द्वारा बने यहाँ के आभूषण काफी प्रसिद्ध हैं। एक मुद्रा पर ढोलक का चित्र सिंधु घाटी सभ्यता वासियों की वाद्य कला में भी रुचि का प्रमाण है। आखेट और संगीत के प्रमाण भी मिले हैं। आखेट यानी शिकार। तो ये उनके सामाजिक जीवन से संबंधित हैं। सबसे छोटी इकाई जो है वो परिवार होती थी और दो भागों में डिवाइड था सारा सिस्टम। जो एक तो शासक वर्ग होते थे और दूसरे जो है वो सामान्य वर्ग आता था। तो सामान्य वर्ग में ये सब आ जाते थे और आभूषण वगैरह दोनों ही पहनते थे, स्त्री पुरुष। तो ये उस समय की कल्चर है। जैसे आप कई बार पढ़ते हैं कि कल्चर क्या होती है, संस्कृति। ये संस्कृति, ये कल्चर है उनकी। अब आज मान लीजिए कोई समाज के अंदर पुरुष अगर आभूषण नहीं पहनता, कोई उनके सिस्टम नहीं है, और अगर किसी पुरुष ने कोई आभूषण पहन लिए, अब आभूषण का मतलब ये नहीं है कि वो गले में हार पहनेगा, यानी कान के अंदर उसने कुछ पहन लिया, नाक में कुछ पहन लिया, तो अब लोग क्या है वहां उसकी हंसी उड़ाएंगे। या अगर कान में भी कुछ पहन लिया तो भी उस पर आपत्ति करते हैं कि ये जैसे इसने कैसे पहना। तो यहां ये कल्चर है। और ये ढोलक वगैरह भी जो है ये भी वाद्य यंत्रों में भी इनकी रुचि थी। आकेट और संगीत के भी प्रमाण मिले हैं। तो एक चीज आप इसमें ध्यान में आपके सीखने की ये है कि हर समय के अंदर मनोरंजन के साधन उपलब्ध थे। और ये चीज इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके जीवन में भी मनोरंजन होना जरूरी है। 24 घंटे व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, उसको बीच में मनोरंजन की आवश्यकता होती है। अब मनोरंजन कोई करता कैसे है, तो हर व्यक्ति के मनोरंजन के भी जो है वो चीजें अलग अलग होती हैं। और जैसे मान लीजिए कोई ये म्यूजिक वगैरह गाने हैं वो सुन लिए, कोई फिल्म वगैरह देख ली, कहीं थोड़े आसपास कहीं घूम के आ गए। हर व्यक्ति के मनोरंजन के साधन अलग अलग होते हैं। कई बार जैसे मान लीजिए कोई अच्छी नॉवल है, अच्छी कहानियां हैं। तो अब जैसे मैं मेरी बात करूं, जब मैं एट्थ नाइन्थ नाइन्थ क्लास में सी था, एट्थ नाइन्थ क्लास में, तब मुझे ये जो महापुरुष होते हैं जैसे स्वामी विवेकानंद रहिए, तो इनके बारे में पढ़ने का बहुत शौक चढ़ा था। और 12वीं क्लास तक आते आते मैंने स्वामी विवेकानंद जी की, महात्मा गांधी जी की सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इस तरह से कई जो बहुत महान लोग माने जाते हैं इनकी किताबें मैंने पढ़ ली थी 12वीं क्लास तक। तो उस समय एक चीज इनके जीवन को देख करके जो मैंने वास्तव में जो सीखी उस समय, वो ये था कि व्यक्ति को जितना ऊपर तक पहुंचना होता है उसके कांटे भी उतने ही ज्यादा लगेंगे। स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी आंख से आंसू आ जाएंगे। लोग देखिए ज्यादा इन चीजों के बारे में जानते नहीं, वो सिर्फ अपने रूम में या तो फोटो लगा लेंगे विवेकानंद जी की, या दो चार कोई लाइनें हैं वो याद कर लेंगे। पूरे जीवन को उनके बारे में पढ़िए कि किस तरह से उनका जीवन रहा, इतना कठिनाइयों से भरा हुआ। और उनके भी आसपास जो लोग थे वो भी ऐसे थे कि उनको आगे नहीं बढ़ने देना कि इस ये जो लड़का है, तब तक उनका नाम था नरेंद्र, ये कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे जो हमारे गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस हैं वो क्यों इस नरेंद्र को इतना चाहते हैं। तो उनको नीचे गिराने के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयास किया, उन्हीं के साथ के लोगों ने। तो ये जो दूसरे के पांव खींचना, ये प्रवृत्ति आपको जो अपने आसपास देखने को मिलेगी, ये हर व्यक्ति के साथ हुई है। क्योंकि विवेकानंद जी बनना कोई आसान नहीं होता, ना ही महात्मा गांधी बनना आसान होता है, और ना ही शहीद भगत सिंह बनना आसान होता है। क्या इनके आसपास कुछ लोग ऐसे नहीं होंगे जो इनके पांव वापस खींचने का काम करेंगे? निश्चित रूप से रहे होंगे। कोई व्यक्ति जब भी कुछ अच्छा करने का कार्य करेगा तो उसके पांव खींचने की निश्चित रूप से कोशिश की जाएगी। और ये यथार्थता है जीवन की। कोई कुछ नहीं करे, वो घर में पड़ा रहे, रोटी खा खूगे, तो उसको कोई कुछ नहीं कहेगा कि ठीक है, पड़ा है ठीक है।
लेकिन कुछ भी बेहतरीन कार्य करने का अगर प्रयास करेगा तो उसके पांव खींचने की वहीं से कोशिश शुरू हो जाएगी, और सबसे पहले पांव खींचने का काम उसके आसपास के लोग करेंगे। तो आप इनके जीवन को पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ के कोई ऐसा तो है नहीं नुकसान हो जाएगा। तो मनोरंजन जो है वो भी जीवन में जरूरी है। इसके बाद में है धार्मिक जीवन की उपलब्धियां। वृक्ष, जल और पशु पूजा। वृक्षों के भीतर रहने वाली आत्मा के रूप में वृक्ष पूजा का इस समय प्रचलन था। एक मुहर में देवता को दो पीपल के वृक्ष के मध्य दिखाया गया है। तो देखिए उस समय भी वृक्ष पूजा, जल पूजा और पशु पूजा उपलब्ध थी। 7 मानवाकृतियां उसकी पूजा कर रही है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन धर्म के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो धर्म, देखिए धर्म व्यक्ति को चाहिए, यानी धर्म क्या है, अब ये भी एक चलो बड़ा है, इसमें कोई आपकी इतना जरूर नहीं है इनको जानना, इन चीजों को। धर्म व्यक्ति की एक व्यक्तिगत और आत्मसंतुष्टि है। भाई व्यक्ति को कोई ना कोई एक आस्था का स्थान चाहिए, कोई ना कोई एक श्रद्धा का उसको स्थान चाहिए, जहां बैठ के जिसके बारे में सोच करके या किसी की पूजा करके उसका मन जो है वो संतुष्ट हो सके। किसी व्यक्ति को समुद्र के किनारे बैठ करके संतोष प्राप्त होता है, घंटों उसके आगे बैठा रहेगा समुद्र के पास में और उसको देखता रहेगा, उसको वहां शांति मिल रही है। आपका भी मन कभी खराब हो तो आप चाहे किसी भी धर्म या जाति के हो, आपके जो देवता हैं जिनको आप मानते हो, तो आप उनका कोई भी मंदिर या कोई भी धार्मिक स्थान जिससे आप संबंधित हो वहां जाकर के या जहां भी आपकी इच्छा हो आप थोड़ी देर बैठ के आइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वो आपकी एक आत्म संतुष्टि और आपकी एक शांति के लिए है, और फर्क तो होता ही है इन चीजों का। सिंधु घाटी सभ्यता का अब ये जो धर्म है, धर्म के बारे में स्वामी विवेकानंद जी का जो व्याख्यान है, आप उसको पढ़ करके देखिए, पढ़ते रह जाएंगे आपकी। वास्तव में केवल एक वर्ड पर कोई व्यक्ति इतनी बड़ी व्याख्या कैसे कर सकता है, वो स्वामी विवेकानंद जी थे, इसलिए उन्होंने कर दी हूं। तो मात्र देवी की उपासना, पशुपतिनाथ की कल्पना, वृक्ष पूजा, मूर्ति पूजा, जल की पवित्रता, तप के योग परंपरा आदि यहाँ की प्रमुख विशेषताएं थी, जो आज भी हमारे जीवन में देखने को मिलती हैं। तो ये चीजें है, आज भी आपको सभी चीजें देखने को मिलेगी। हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ है। संभवतया यह पृथ्वी माता का रूप है। यह आपसे पूछ सकता है कि गर्भ से जो पौधा निकलता हुआ है यह कहां से है, तो हड़प्पा से प्राप्त मूर्ति से। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त एक मुहर पर एक पुरुष आकृति पद्मासन में बैठी है। इसके एक तरफ हाथी और बाघ है तो दूसरी तरफ भैंसा व गेंडा है और नीचे हिरण है। तो यह भी आपसे पूछ सकता है कि जो पुरुष आकृति पद्मासन में बैठी है उसके एक तरफ हाथी है, बाघ है, और दूसरी तरफ जो है भैंसा और गेंडा है और नीचे हिरण है। एक अन्य मोहर में योगी मुद्रा में व्यक्ति की आकृति त्रिमुखी और त्रिशृंगी यानी 3 श्रृंगों वाली नाग द्वारा पूजा करते हुए दिखाया गया है। इसके बाद आता है तप, योग और यज्ञ। कालीबंगा, बनावली, राखी गड्डी और लोथल से खुदाई में अग्नि कुंड व अग्नि वेदिकाएं मिली है। पद्मासन में बैठे योगेश्वर की मूर्ति मिली है। इसके अलावा भिन्न भिन्न योगासन मुद्रा में मिट्टी की कई मूर्तियां मिली है। यहां से प्राप्त मोहरों पर एक सींग वाले वृषभ का काफी चित्रण मिलता है। इसके अलावा कुबड़दार बैल, बिना कुबड़दार बैल, बाघ और हाथी का चित्रण भी मिलता है। बाद में पशुओं की देव रूप में पूजा होने लगी। विभिन्न पशु देवताओं के वाहन के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो जो विभिन्न पशु हैं वो देवताओं के वाहन के रूप में आज भी आप देखते हैं। जैसे शिव जी है तो शिव जी के वाहन कौन माने जाते हैं, नंदी हैं। और जैसे गणेश जी हैं उनके वाहन कौन माने जाते हैं, चूहा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार इस सभ्यता की जल की पवित्रता और स्नान ध्यान की परंपरा का प्रतीक है। तो अब ये विशाल स्नानागार, जैसे मान लीजिए कोई भी धार्मिक स्थल होता था तो धार्मिक स्थल करने से पहले स्नान या बाद में स्नान करना, तो उस रूप में नहीं है। आप इनको विशाल स्नानागार से मतलब आप वो मत समझ लेना
कि सारे लोग मिलकर के देखे यार आज चलो घूम के आते हैं और बेटे यहाँ आकर नहा कर चले जाते थे। ऐसा मत समझ लेना, कई भोले वाले बच्चे होते हैं, वो विशाल स्नानागार नाम आता है, कई बार बच्चे पूछ भी लेते हैं ऑफलाइन में। अब यहाँ तो क्या नहीं पूछ पाते, वो वहां जो ऑफलाइन के अंदर बच्चों के दिल में बड़े ख्याल आते हैं वो। तो कई बच्चे कहते हैं कि कभी कभार हो जाते हैं एग्जाम्पल ऐसे, क्या सर वो सारे लोग जो है मोहनजोदड़ो के जो हैं, एक बार एक बच्चे ने बड़ा पूछा था एक क्लास में, वो सभी साथ में नहाने जाते थे क्या वो, कि भाई जैसे आपका कभी मन हो गया कि आज हम घूमने जाएंगे, तो फिर वहां कोई पानी का कोई मान लीजिए झरना बह रहा है तो सभी नहा के आ गए, तो क्या ऐसे नहाने जाते थे क्या? ऐसे नहीं होता था यूं। ये धार्मिक स्थलों से चीज से जुड़ी हुई होती थी कि इस तरह से बना होता था, कोई भी जैसे इस चीज से धार्मिक यज्ञ वगैरह या कोई भी इस तरह से होता था, तो उसके बाद में जैसे स्नान होता है, पहले स्नान होता है, उस रूप में वो एक स्नान का था। ऐसा नहीं है कि मन हो गया कि चलो नहा के आएंगे आज वहां पे क्योंकि वहां स्नानागार बना हुआ है, ऐसा नहीं होता था। इस सभ्यता की जल की पवित्रता और स्नान ध्यान की परंपरा का प्रतीक है, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है ये, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो विद्यार्थी देखिए वीडियो देखते हैं, मैं फिर से आपको यह कह रहा हूं कि हर वीडियो को आप पूरा देखिएगा। कई विद्यार्थी देखते हैं कि मतलब जो मैंने विद्यार्थियों की मानसिकता को देखा है, अधिकतर विद्यार्थियों को, कि YouTube पे सब फ्री उपलब्ध है वीडियो, तो फ्री से मतलब वो फालतू समझ लेते हैं कि क्या है ये, कुछ के फालतू ही हैं, फ्री में ठीक है कर देते हैं अपलोड। जबकि ये चीजें इतनी महत्वपूर्ण है कि अब आप देख रहे हैं कि 6 से 10th के मैंने वीडियो जो कंप्लीट करवाए यूट्यूब पे, तो स्थिति लास्ट तक आते आते तो ऐसी हो गई थी कि मतलब एक दिन के 2000 विद्यार्थी भी नहीं देख रहे थे उनको, और वो भी एवरेज वाचिंग टाइम एक 35-40 मिनट के वीडियो का मेरे पास आ रहा था केवल 4-5 मिनट। विद्यार्थी हमेशा इस चीज में भागता है, मैं क्या पढ़ूं कैसे पढ़ूं, वो सारे दिन यूट्यूब पे वीडियो खोलता रहेगा, सबकी रणनीतियां देखता रहेगा वो, और एग्जाम तक वो रणनीतियां ही देखता है वो, क्योंकि जोर पढ़ने में आता है। डेली का पढ़ना आसान नहीं होता। अगर डेली का पढ़ना इस तरह से अगर आसान होता तो दुनिया का जो हर व्यक्ति की जो ये रीट की कट ऑफ है, ये 100 में से 100% जाती फिर। लेकिन पढ़ना आसान नहीं होता, आसान इसको बनाना पड़ता है। डेली आपको रूटीन में एक वर्क रखना पड़ेगा। कई बार आप देखते हैं कि भोले वाले बच्चे जो सीधे पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, जो नॉर्मली पढ़ते हैं, वो कितने विद्यार्थी हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं वो, और जिनका ज्यादा दिमाग चलता है या जो थोड़े डेढ़ शाने टाइप होते हैं, वो फिर हर बार नई वैकेंसी के लिए इंतजार करते हैं कि नई वैकेंसी कब आएगी। तो ये तो है कि कंटिन्यू एक सीरीज में सब तैयारी करते रहो आराम से, ईमानदारी से। स्वयं के प्रति जो है वो अगर ईमानदारी नहीं होगी, दुनिया को कितना भी मूर्ख बना सकते हो, टीचर को मूर्ख बना, हालांकि टीचर को मूर्ख बनाना आसान नहीं होता। हम समझते सब है, कहते नहीं है ज्यादातर, लेकिन हम समझते सब कुछ हैं। माता पिता को मूर्ख बनाया जा सकता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा भावनाओं से जुड़े होते हैं, तो उनको बच्चे मूर्ख बना सकते हैं। माता जी हैं, वो देखते हैं भाई मेरे बेटे ने खाना खाया कि नहीं खाया, वो माता जी का स्नेह और प्रेम है अपने बच्चे के लिए। वो बच्चा जो है अब वो सबको मूर्ख बना रहा है, सारे दिन फोन लेके बैठा रहेगा, अब किसी से चैटिंग कर रहा है कि किसी से क्या कर रहा है ये उनको पता नहीं है घर वालों को, तो वहां तो मूर्ख बनाया जा सकता है। तो अपने प्रति, स्वयं के प्रति ईमानदारी रखें, क्योंकि ये रीट की वैकेंसी अभी आई हुई है और ये वैकेंसी निकल जाएगी। इसके बाद में अभी 2021 चल रहा है, 25 अप्रैल को आपका रीट का एग्जाम है। 2018 में एग्जाम हुआ था पहले फरवरी में, उसके बाद 19 और 20, 21, ये 3 साल बाद में एग्जाम हो रहा है। इसके बाद में कब एग्जाम होगा, तो कम से कम 3-4 साल तो आप मान के चलें। तो अगर कोई 24-25 साल के आसपास भी उम्र है, उस समय उम्र होने लग जाएगी, कम से कम 28-29 के आसपास पहुंच जाओगे आप। और कोई इस एज में है 28-29 में, तो फिर वो पहुंच जाओगे 32-33 में। और निराशा फिर एक ऐसी चीज है, वो अच्छों अच्छों को खत्म कर देती है। बड़े बड़े महारथी भी जो हुए हैं युद्ध के मैदानों में, जो कहते थे कि हम जो है मतलब वो इतने योद्धा होते थे कि उनकी आवाज से लोग भाग जाते थे, तो वो भी जब डिप्रेशन और निराशा जैसी अवस्थाएं आती है तो वो सब भी ढह जाते हैं। तो
सीरियसली इस चीज को लें और ईमानदारी से जो है वो मेरे साथ में तैयारी करते रहें, जो जिस हिसाब से मैं बताता हूं उस चीज को फॉलो करें। और एक पढ़ने वाले विद्यार्थी की यही निशानी होती है कि उसको जो कहते हैं वो उसको फॉलो करता है, बजाय कूतर करने की बजाय। तो आशा है आप पूरी ईमानदारी से इनको पढ़ेंगे और पूरी मेहनत से कंटिन्यू पूरे वीडियो देखेंगे। और बाकी फिर भी फाइनली यही है कि पढ़ाई जो है वो एक मन की चीज होती है, स्वेच्छा की चीज है। कभी भी दबाव में पढ़ाई नहीं करवाई जा सकती। तो फिर भी कुछ जो है वो कभी ढंग से नहीं पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।